सत्यपाल मलिक को कैसे याद किया जाएगा? देखिए सुमित, सत्यपाल मलिक जी जो थे, मैं तो कहूंगा कि उनके अंदर अपार संभावनाएं थी देश की राजनीति में आगे बढ़ने के, चमकने की। लेकिन सर सवाल यह है कि बीजेपी के साथ इतनी तलखियां आखिर कैसे हो गई? दरअसल बीजेपी से नहीं बिगड़ी उनकी सरकार से। जम्मू कश्मीर में जो 2 मामले आए ना, एक वाइटो प्रोजेक्ट का था और एक इंश्योरेंस वाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको जो है रिश्वत देने की पेशकश की गई, सारी जानकारी ऊपर दी, कार्रवाई नहीं हुई और हमसे कहा गया आप चुप रहिए। लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा, उनके राजनीतिक जीवन में आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियां की? पार्टियां जो उन्होंने बदली गलत टाइम पर, जैसे 77 में वो उधर चले गए कांग्रेस में, फिर कांग्रेस इधर आ गए, तो वो धक्का सत्यपाल मलिक की व्यक्तिगत इमेज के साथ साथ उनके पूरे जो सपोर्ट वर्ग था ना, उसको उसमें दिक्कत आई। आज राजनीतिक और सामाजिक जीवन के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया। बड़े चेहरा, कद्दावर नेता रहे, अलग अलग पार्टियों में अपनी सेवाएं देने वाले, कई राज्यों में राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे। गंभीर बीमारी से लंबे वक्त से वो जूझ रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, आरएमएल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन सत्यपाल मलिक का जीवन न सिर्फ एक ग्राउंड पर लोगों के साथ जुड़े हुए नेता के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा, अलग अलग मुकाम पर जिस तरीके से वो पहुंचे, छात्र राजनीति से अपने जीवन की उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की और देश के अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के तौर पर अपनी उन्होंने सेवाएं दी। जितना महत्वपूर्ण उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी जीवन यात्रा रही है, उनके जीवन के जो अंतिम क्षण हैं वो उतने ही ज़्यादा दिलचस्प, उतने ही ज़्यादा विवादित कहिए। उनके बयानों को देखिए, इस कई किस्सों से वो जुड़े रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण है उनकी ये पूरी जीवन यात्रा और किस तरीके से सत्यपाल मलिक जी को याद किया जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद अग्निहोत्री जी को आज जिस तरीके से हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं उसकी एक खास वजह भी है। विनोद जी लगातार लंबे वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हैं वो एक्टिव भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यपाल मलिक जी को जो बेहद करीब से लोग जानते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अग्रणी लोगों में से एक हैं विनोद जी। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही होगा, आज जैसा मैंने कहा कि एक बड़े अध्याय का सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंत हुआ है। सत्यपाल मलिक जी को, उनकी पूरी जीवन यात्रा को आपने बेहद करीब से देखा है। उन्हें किस तरीके से उन्हें कैसे याद किया जाएगा, किस तरीके के वो नेता रहे? देखिए सुमित, सत्यपाल मलिक जी जो थे, मैं तो कहूँगा कि उनके अंदर अपार संभावनाएं थी देश की राजनीति में आगे बढ़ने की और चमकने की। क्योंकि उनका जो पूरा जब जीवन, छात्र राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, वो बागपत जिले के हिसावदा गांव में पैदा हुए थे। एक किसान परिवार में पैदा हुए थे, संपन्न किसान परिवार था। और मेरठ में छात्र राजनीति उन्होंने शुरू की थी और 1967-68 में वो मेरठ विश्वविद्यालय, जो मेरठ कॉलेज था, वो उसकी छात्र राजनीति, मेरठ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति होती थी, उसके वो अध्यक्ष चुने गए। वो दौर था जब उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में समाजवादी युवजन सभा का परचम लहराता था। दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, बनारस, गोरखपुर, पटना, और समाजवादी युवजन सभा के वो सक्रिय नेता थे। तो वैचारिक रूप से उनका जो वैचारिक राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वो समाजवादी आंदोलन से शुरू हुआ और समाजवादी आंदोलन के जो युवा चेहरा थे उसमें वो एक थे, प्रमुख थे। और उसके बाद कालांतर में, चूँकि एक समय ऐसा आया जब लोहिया जी के निधन के बाद कि समाजवादियों और चौधरी चरण सिंह जो थे, जब समिति सरकारें बनी उत्तर प्रदेश में, तो उनका एक गठजोड़ हुआ और धीरे धीरे जो समाजवादी नेता थे वो चौधरी चरण सिंह के साथ आ गए। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि चौधरी साहब का पूरा प्रभाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरे भारत में, उत्तर भारत में था उनका, लेकिन ये उनका घर था, गढ़ था। मलिक साहब भी वहीं से आते थे, तो चरण सिंह जी के साथ हो गए। 1974 में पहली बार वो बागपत से विधायक चुने गए और उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे युवा विधायक थे उस समय वो। और एक समय ऐसा था, वो दौर था जब अजीत सिंह जी शायद अमेरिका में पढ़ रहे होंगे और पूरे लोकदल की, जो समाजवादी और लोकदल की राजनीति थी, उसमें चौधरी चरण सिंह सबसे प्रमुख नेता थे। राजनारायण जी उनके साथ थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे, सारे लोग थे। उस वक्त सत्यपाल मलिक को एक प्रखर युवा नेता के रूप में जाना जाता था। मैं भी कानपुर में एक समय में छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ, तो मुझे ये बड़े आकर्षित करते थे ये नाम सब। और संयोग से आज का दिन जो 5 अगस्त है ना, आज सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ है।
आज ही समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े युवा नेता छोटे लोहिया जयप्रकाश जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। और जो बात है, आज ही जो है धारा 370 की हटाए जाने की वार्षिकी भी है। और वो धारा 370 सतपाल मलिक जब राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, तो उनकी सिफारिश पर ही हटी थी। हटाई तो केंद्र सरकार ने थी, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश जरूरी थी, इसलिए। खैर, इस प्रसंग पर आगे बात करेंगे। तो वो चौधरी चरण सिंह के बहुत भरोसेमंद थे और एक समय उनको उनके राजनीतिक वारिस के रूप में देखा जाता था। कहा तो ये भी जाता है कि चौधरी साहब ने कहीं की एक पब्लिक मीटिंग में ये भी कहा था, हिसावदा गांव का नाम लेकर के, कि मुझे गर्व है इस हिसावदा गांव पर जिसने सतपाल जैसा बेटा पैदा किया है। जबकि अजीत सिंह उनके बीच में एक अघोषित प्रतिद्वंदिता भी थी, क्योंकि सतपाल मलिक ये मानते थे कि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत है वो उनको मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ अजीत सिंह जी की राजनीति में आ जाने से वो विरासत अजीत सिंह जी को मिल गई, वो उनके बेटे भी थे। तो वो एक उनके बीच में एक अघोषित प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन बाद में उन्होंने उससे समझौता करके अजीत सिंह जी का नेतृत्व तो स्वीकार कर लिया, उनके साथ चले गए। लेकिन वहाँ भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, ज़्यादा समय तक। फिर वो कुछ समय के लिए राजनीति से बिल्कुल उन्होंने अपने को अलग कर लिया, और बाद में एक दौर आया कि वो अपनी विचारधारा के बिल्कुल उलट पार्टी, क्योंकि मैं सतपाल मलिक को जितना जानता हूँ, वो खाँटी सेकुलर सोशलिस्ट और लोकदल की राजनीति के सिपह सालार थे, नेता थे, उस पांच के नेता थे, और एकदम से बीजेपी में गए। उस बीजेपी में गए जिसको कभी एक जमाने में पानी पी पी कर कोसते थे ये लोग। बीजेपी के किसी एजेंडे से उनका लेना देना नहीं था, बीजेपी की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो गए। 2004 की बात है अगर। हाँ, 2004 के आसपास। मतलब क्या वजह रही इसके पीछे, क्या उसकी वजह ये रही कि चूंकि कांग्रेस में 2 बार आए गए, तो कांग्रेस में भी से भी उनका मोह भंग हो गया था, और कांग्रेस को भी शायद उनको लग रहा था, जब क्योंकि कांग्रेस का पूरा रीति बदल चुकी थी, सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर बन चुकी थी, बहुत सारे तमाम नेता जो उनसे जूनियर थे एक ज़माने में वो कांग्रेस के कर्ता धर्ता बन गए थे, तो उनको लगा कि वो कांग्रेस में जाएंगे, पता नहीं क्या स्थिति होगी। और बाकी जो तीसरी धारा की पार्टियां थी, जनता दल बिखर चुका था, मुलायम सिंह जी की अलग पार्टी बन गई थी, बिहार में लालू जी की अलग पार्टी बन गई थी, सब कर्नाटक में देवगौड़ा जी ने अपनी पार्टी बना, सब पार्टियां अलग अलग, जनता परिवार बिखर गया था, जिसके वो मौलिक लीडर थे, ओरिजिनल थे जहाँ से। तो अब राजनेता तो वही है कि मतलब बिना राजनीतिक रह नहीं सकता, और उनको लगा शायद भारतीय जनता पार्टी, चूँकि अटल जी अडवाणी जी का दौर था, तो थोड़ा उसमें एक गुंजाइश थी उस पार्टी में, एक लिबरलिज्म भी था, अरुण जेटली जी से उनकी अच्छी दोस्ती थी। फिर वो चले गए बीजेपी में, वहाँ कुछ समय तक थोड़ा रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा भाई आप कहाँ, तो आप टिकटें बांटा करते थे एक ज़माने में, और आज आप एक प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हो। तो बड़ा उन्होंने मन महसूस किया कि विनोद भाई अब जो मजबूरियां हैं उसमें जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वो किसान सेल के जो है बीजेपी की, उसके अध्यक्ष भी रहे। फिर काफ़ी दिन तक वो ऐसे ही रहे, बीजेपी में रहे और ना रहे बराबरी था। लेकिन फिर अचानक जब मोदी जी आए 2014 में, और उसके बाद उन्होंने उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया, और फिर बिहार के राज्यपाल के बाद वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने, और तो फिर उनका राजनीतिक उत्थान हुआ। लेकिन जो बुनियादी राजनीतिक वैचारिक मूल्य थे उनसे वो कभी अलग नहीं हुए। वो भाजपा में रहते हुए भी उनको कभी भाजपा की जो हिंदुत्व वाली राजनीति है कभी रास नहीं आई, कभी उन्होंने खुल के अपने को हिंदुत्ववादी नहीं कहा, राम मंदिर आंदोलन वगैरह से उन्होंने अपने को कभी नहीं जोड़ा। वो खाली भाजपा में रह के भी किसानों की ही बात करते थे, क्योंकि किसान राजनीति उनका मूल था। चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, समाजवादी आंदोलन में रहे, तो किसान राजनीति को वो चाहते थे। भाजपा जो है किसानों के लिए, उनको उनसे मैंने एक बार बात की थी, मैंने कहा आप बीजेपी में क्यों गए? तो उन्होंने कहा देखो मेरे मन में किसानों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पार्टी अब देश में हुकूमत कर रही है, सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, तो किसानों के लिए जो है यही कुछ कर दे। तो शायद बोले ये एक उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी में आया हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसानों का जो एजेंडा है उसको बीजेपी लागू करे। और अंतिम वक्त उसे फॉलो भी करते रहे वो। हाँ। आपकी अंतिम मुलाकात उनसे कब हुई थी? मेरी अंतिम मुलाकात उनकी बीमारी से थोड़ा पहले हुई थी। हालांकि बीमारी की स्थिति उनकी काफ़ी समय से, वो डायबिटिक तो हो गए थे, हाईली डायबिटिक थे, और दूसरा कुछ खान पान उनका ऐसा हो गया था, खाने पीने के बड़े शौकीन थे वो। मैं तो अक्सर उनके साथ दिल्ली के एक होटल में, जहाँ वो अड्डा था उनका, उसमें वो बैठते थे, मैं वहीं मिलता था, तो खूब खिलाते पिलाते थे वो, खूब खाते पीते थे, मतलब तो खाने पीने के शौकीन बहुत थे। शाकाहारी थे पूर्णतया, लेकिन खाने उसके अच्छे शौकीन थे, और उसकी वजह से उनका मतलब
फैट बहुत बढ़ता गया, मोटापा बढ़ गया, फैट बढ़ गया, फिर चलने में दिक्कत होने लगी। फिर एक समय तो ये आया कि वो सहारा लेके चलते थे, फिर वो चेयर। तो मैंने उनका एक पॉडकास्ट किया था जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और चुनाव का रिजल्ट आया, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू मैंने जम्मू कश्मीर को लेके और तमाम सारी चीज़ें उनसे बातचीत की थी। उस समय बहुत उनकी आवाज़ में जो कड़कपन था वो कम हो गया था और वो बहुत लग गया था मुझे कि सतपाल भाई अब ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे हमारे बीच में कि नहीं रहेंगे। मुझे उस दिन उनका चेहरा थका हुआ, जिस तरह से उनकी बीमारी सामने आ रही, हालांकि तब तो घर पे ही थे, अस्पताल में नहीं, अस्पताल तो उसके बाद गए, उसके 2-3 महीने बाद अस्पताल गए हैं। जब आप मिलते थे उनसे, आपने जब इतने करीब से उनको देखा है, किस तरीके का उनका व्यवहार रहता था? क्या आपने उनमें खासियत जो है वो महसूस की? एक बड़ी लॉबी है, बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ आपने मुलाकात की है, इंटरव्यूज़ किए हैं। सतपाल मलिक क्या बनाती थी चीज़? देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बेहद ही खुश मिजाज और मिलनसार व्यक्ति थे। वो राइट फ्रॉम जब वो युवा लोकदल और यूथ पॉलिटिक्स से लेकर के और आखिरी राज्यपाल, मतलब जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य के राज्यपाल भी जब वो रहे, मैं मान सकता हूँ कि वो सबसे सेंसिटिव पोस्टिंग थी उनकी, क्योंकि तब राष्ट्रपति शासन था जम्मू कश्मीर में जब वो राज्यपाल थे और सिक्योरिटी वो, लेकिन उनसे मिलना बड़ा सहज था कभी। और सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा तो अनुभव है, उनके जितने यार दोस्त, चाहे वो पत्रकार हों, गैर पत्रकार हों, या राजनेता हों, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हों, नाते रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, सबके लिए वो सहज थे। जम्मू कश्मीर हाउस, जेके हाउस जो है, अक्सर कई बार आते थे, फ़ोन करते थे, मैं जाता था मिलने उनसे, चाय पीने, कभी लंच कर लिया, कभी तो वहाँ भीड़ लगी रहती थी। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, हरियाणा से, राजस्थान से लोग बैठे हुए हैं मिलने के लिए, और वो सबसे मिलते थे और सबके पूछना, भाई चाय पी कि नहीं पी, क्या किया, चौधरी साहब खाना खाओ कि नहीं खाओगे, ये सब चीज़ें, मतलब तो वो जो एक कनेक्ट उनका था वो कभी नहीं टूटा उनका, नेवर। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, जब वो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने वीपी सिंह की सरकार में, और चूँकि मैं उनसे बहुत मेरा मिलना जुलना था, जब मैं मेरठ में पोस्टिंग थी मेरी, तो मेरठ आते थे, मेरठ उनका कार्यक्षेत्र था, तो हमारे घर भी आ जाते थे कभी कभी हम लोग, और अक्सर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ करके जब वो निकलते थे दौरे पर तो मैं जाता था, पत्रकार के नाते भी, दोस्त के नाते भी। तो जब वो मंत्री बन गए तो मैं उनसे 6 महीने तक नहीं मिला और ना मैंने फ़ोन किया, तो उसे मोबाइल होता नहीं था, लैंडलाइन पे बात होती थी। फिर एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली के 5 स्टार होटल में, जिसमें वो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, मैं एक पत्रकार के नाते कवर करने गया प्रोग्राम बड़ा, तो मैं बैठा हुआ था, वो मंच पे थे, तो उन्होंने वहीं से मुझे देखा और देख के मुस्करा के मुझे विश किया हाथ उठा के, मैंने भी किया। जब जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद लंच था, वहीं साइड में लंच लगा हुआ था हॉल में, वो उतर करके सीधे मेरे पास आए। अब एकदम, अब पूरा मंत्री का मामला, मैं भी खड़ा हो गया बस, और मुझसे एकदम से बड़े शिकायत भरे अंदाज बोले, वो पंडित जी नाराज़ हो क्या? मैंने कहा मलिक साहब मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? तो बोले क्या बात है, 6 महीने से कोई खोज खबर नहीं, न तुम्हारी खबर मिल रही है, न मुझे मेरी खबर आप ले रहे हो। तो हमने कहा आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपका अमला है, पीए है, सारा सिक्योरिटी है, सब कुछ है, अब मैं फ़ोन करूंगा तो कोई उठाएगा, मेरी आदत तो आपसे सीधे बात करने की, आप सीधे फ़ोन उठाते थे, अब कोई उठाएगा क्या, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन भी बोल रही होती, साहब तो अभी बाथरूम में है, साहब अभी नहा रहे हैं, साहब अभी मीटिंग में है, साहब आराम कर रहे हैं, साहब बाहर गए, तो मुझसे तो बर्दाश्त होगा नहीं, तुम्हारे आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, इससे अच्छा बात ही ना करो। तो बहुत जोर हंसे ठाका लगा के बोले, यार जिस दिन ये नौबत आ जाएगी उस दिन तो मैं ये छोड़ दूंगा, मंत्री पद राजनीति है, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जब बैठक ना हो तब तक कोई बात होती है, मैं इसलिए थोड़ी मंत्री बना हूँ कि आप लोगों का साथ छूट जाए। और राणा, कुंवर सिंह राणा उनके जो एसडी थे, उनसे कहा कि भाई पंडित जी तो जब जाए तो राणा सर, मैं बोले तुम्हारे लिए तो कोई बंद थोड़ी है, जब मन हो तब चले आओ, फ़ोन करके आ जाओ, बिना फ़ोन किए आ जाओ, हाँ कोई मीटिंग वहीं फंसा हो तो अलग बात है, लेकिन। और उसके बाद फिर मैंने जाना शुरू कर दिया। इस तरह का वो बेतकल्लुफ़ स्वभाव था, रिश्तों को बहुत निभाने आ रहा था, कभी रिश्ता, मतलब जिस आदमी से वो शुरू से जुड़े थे उससे वो आखिर तक जुड़े रहे। कोई ये नहीं कह सकता कि वो सतपाल मलिक से मिलने गया और सतपाल मलिक ने उससे ढंग से बात नहीं की, चाहे गाँव का बिल्कुल देहात का किसान हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पत्रकार हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, किसी पार्टी का हो, किसी का हो, तो वो जो उनके अंदर वो था, वो बड़ी खास बात। दूसरी बात ये थी
कि पॉलिटिकली बहुत शार्प थे, वो बहुत शार्प थे पॉलिटिकली। सोशल इक्वेशन, सामाजिक समीकरण, राजनीति के मुद्दे, कैसे पार्टियों का गठजोड़, गठबंधन कैसे हो, कैसे वो विकल्प बने, इन सब चीज़ों में बहुत शार्प थे वो, और बहुत काम भी करते। वीपी सिंह की जो पूरी मुहिम थी जनमोर्चा की, वो सतपाल मलिक ने चलाई। अरुण नेहरू तो ऊपर के नेता थे, आरिफ भाई का एक थोड़ा योगदान था, लेकिन बाकी ये लोग तो ग्राउंड पर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इधर सारे इलाकों में सतपाल मलिक की टीम थी जो वीपी सिंह को लेके गई जगह जगह। और सारा जो जोड़ तोड़ थी, देवीलाल जी से बात करना, अजीत सिंह से बात करना, चंद्रशेखर जी से बात करना, इनसे बात करना, उनसे बात करना, सब सतपाल मलिक का था काम। मुफ्ती मोहम्मद सईद को कश्मीर से लाके मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ाया उन्होंने। उनके कहने में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है मुजफ्फरनगर चुनाव लड़े और जीते और गृहमंत्री बने। और मतलब आप सोचिए कि बहुत सारी सरकारों को बनाने में और गिराने में और नेताओं को इधर से उधर करने में सतपाल मलिक की बड़ी भूमिका रही लंबे समय। वो मुझे बहुत सारी बातें बताते, तो मैंने एक दफ़ा कहा कि आप किताब क्यों नहीं लिखते हैं, आप किताब लिखिए। बोले यार किताब लिखूंगा तो सच लिखूंगा तो कई छवियां जो है वो बिगड़ जाएंगी, और सच नहीं लिखूंगा तो किताब लिखने का फ़ायदा क्या। उनका अंतिम जो वक्त रहा वो तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। आपने कहा कि जिस तरीके से बहुत पॉलिटिकली साउंड थे, बहुत पॉलिटिकली शार्प थे, चीज़ों को लेकर जिस तरीके के उनके डिसीजंस रहे, चाहे वो अलग अलग पार्टियों में जाना हो। अब 2004 के बाद की अगर उनकी बीजेपी की जो यात्रा की शुरुआत करें, अलग अलग जो है पार्टी के अंदर रहते हुए भी पद उन्होंने संभाले, फिर अलग अलग राज्यों के अंदर जो राज्यपाल के पद हैं वो भी उन्होंने संभाले। लेकिन जिस पार्टी के साथ वो इस अपनी विचारधारा, आपने कहा शुरुआत में कि वो उतना मैच नहीं खाती थी, लेकिन एक गुंजाइश थी। अटल आडवाणी का वो दौर हुआ करता था, वो जिस तरीके से शुरू हुई थी वो उस तरीके से अंत तक नहीं पहुंची। कई गलती इसमें नजर आती है? नहीं, देखिए सतपाल भाई के अंदर जो संभावनाएं थी, जो मैंने उनका मूल्यांकन किया, उनके अंदर एक बड़ा, जो जिस तरह से आखिर तक पहुंचे उससे भी बड़े नेता बनने की संभावना थी उनके अंदर। अगर वो थोड़ा सा, उनके दो चीज़ें थी जो कमियां अगर मैं कहूँ उनकी, कि एक तो पार्टियां जो उन्होंने बदली गलत टाइम पर, जैसे 77 में वो उधर चले गए कांग्रेस में, फिर कांग्रेस इधर आ गए, तो बार बार पार्टी बदलने से उनकी एक जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। अरे भाई तो, और वो धक्का सतपाल मलिक की व्यक्तिगत इमेज के साथ साथ उनके पूरे जो सपोर्ट वर्क था ना, उसको, उसमें दिक्कत आई। उनके कई वर्कर ऐसे हैं जो मजबूरी में उनके साथ इधर से गए, बाद में फिर कुछ अजीत सिंह के साथ ही रह गए, कुछ मुलायम सिंह के साथ ही रह गए। इतनी बड़ी टीम युवाओं की जो सतपाल भाई के पास थी, किसी और नेता के पास नहीं थी। अजीत सिंह जी के पास भीड़ थी क्योंकि चौधरी साहब के बेटे थे और चौधरी साहब की विरासत थी, लेकिन जो टीम थी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की, जो मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, इधर मैं तो, वो सतपाल भाई के पास थी। लेकिन उनके बार बार पॉलिटिकल पाले बदलने से वो टीम भी धीरे धीरे बिखरती चली गई, क्योंकि कुछ कहीं रह गए, कोई कहीं रह गए, कोई कहीं रह गए, और फिर धीरे धीरे वो सतपाल भाई भी काफ़ी कमज़ोर हो गए पॉलिटिकली। जब उनकी टीम बिखर जाती है ना नेता की, जो दिल्ली की पॉलिटिक्स के चलते जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, अगर वो जमीन पर लगातार मेहनत करते और जैसी उनकी टीम थी तो वो अपना भी बहुत बड़ा खड़ा कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ एक उनके अंदर राजनीतिक, केंद्रीय राजनीति में आने के बाद वो थोड़ा सा आलस्य जैसा आ गया। तो जो ज़मीन पर मेहनत करनी चाहिए, जैसे जो मुलायम सिंह ने की थी मेहनत, और अपना पूरा एक पार्टी खड़ी कर दी है, ये लालू प्रसाद यादव ने की, बिहार में एक पार्टी खड़ी कर दी। तो ये चूक लगती है आपको कि ये ने कुछ चूक रही? हाँ, वो कहीं ना कहीं अपने को खुद अंडर एस्टिमेट करते रहे। तो वो जिस ऊंचाई पर उनको लगता था भाई अब अजीत सिंह जी आ गए, वो तो चौधरी साहब के बेटे हैं, अब लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, मुझे, मेरे पास क्यों आएंगे। मुलायम सिंह पूरब के वहाँ, उधर जो पूरब उत्तर प्रदेश के जो डेमोग्राफिक इक्वेशन है, वहाँ जिस तरह यादवों का बाहुल्य, उसमें मुझे, वो चूँकि जाट थे, और जाटों और यादवों का जो झगड़ा हो गया था अजीत सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने से लेकर के लखनऊ में 89 में, उससे परमानेंट एक दरार पड़ गई थी इन दोनों सामाजिक वर्गों में। ये दोनों चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे, फॉलोवर वर्ग थे, तो उनको लगता था अब यादव मुझे क्यों नेता मानेगा। हरियाणा में देवीलाल जी का इतना वर्चस्व हो गया था, उनको लगता था अब देवीलाल जी के सामने फिर वो क्या कर पाएंगे। राजस्थान में उनको लगता था कि थोड़ा सा पूरा कनेक्ट तो था, लेकिन उनको, तो वो
फिर वो अपने को उन्होंने दिल्ली की राजनीति तक सीमित कर लिया, दिल्ली की जो ये पॉलिटिक्स है जो, तो इसी में फिर अपनी संभावनाएं तलाशते थे कि भाई चलो मुलायम सिंह जी राज्यसभा भेज दें या बीजेपी में आए तो यहाँ से कुछ कोई राजनीतिक पारी शुरू हो जाए, या उसमें आ गए। वरना उनके अंदर जो कैपेसिटी थी वो अलग थी। उनकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, उनकी किसानों को लेकर के समझ, राजनीति को लेकर, देश को लेकर बहुत अद्भुत समझ थी। क्योंकि मैं तो उनसे बहुत बात किया करता था। एक दिलचस्प बात आपने भी कही कि 6 साल हुए हैं 370 को हटाए, बीजेपी से जुड़े वो, और दिलचस्प बात यह भी कि धारा 370 जिसका आजीवन समर्थन किया, उन्हीं के सिग्नेचर से उसको हटाना भी पड़ा। वो जिस राजनीति से शुरू किया था उन्होंने, समाजवादी और लोकदल की राजनीति से, उसमें सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स थी, हिंदू मुस्लिम एकता की। वो अलीगढ़ से एमपी होके आए थे 90 में, आप सोचिए ना, 89 में, और उनको मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थन मिला था। उनकी वो मुसलमानों में भी बहुत पॉपुलर रहे। बीजेपी में जाने के बाद भी कई मुस्लिम नेता उनसे जुड़े रहे। आप तो उसके बाद भी मिले उनके, तो 370 को लेकर उनकी सोच क्या थी? तो 370 को जो लेकर के वो हमेशा, जैसे बाकी लोग विरोध करते थे इस धारा को, भी विरोध करते थे। मंदिर, राम मंदिर, 370, कॉमन सिविल कोड, सबका विरोध करते थे। लेकिन तो बीजेपी में गए और जब 370 का मसला आया, तो बाद में तो जब मेरी बात होती थी तो कहते थे नहीं वो ठीक डिसीजन हुआ, हट जाना चाहिए था। अब मिसयूज हो रहा था 370 का। उनका कहना था जब हम लोग विरोध करते थे उस वक्त 370 की ज़रूरत थी। वो कहते थे 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में तो 370 की ज़रूरत थी। लेकिन धीरे धीरे 370 वैसे ही उसके कई प्रावधान केंद्र सरकार ने डाइल्यूट कर दिए थे और उसका मिसयूज़ बहुत हो रहा था, खासकर अलगाववादी तत्वों के द्वारा, इसलिए अब हटना जरूरी था। ये उनका स्टैंड हो गया था। ये मैंने पूछा था उनसे, हमने कहा आपने सारी ज़िंदगी विरोध किया और अब फिर आप ही ने हटवाया। तब उन्होंने कहा कि हाँ मैंने हटवाया। और एक बात और बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा, हमने कहा भाई श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को जाना चाहिए, वो गृह मंत्री हैं, आप तो राज्यपाल थे, आपको तो साइन करना ही करना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं और वो गृह मंत्री हैं, उनको ही जाएगा। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि 370 हटाने के लिए मेरी क्या भूमिका रही, हमने क्या भूमिका रही। बोले बीजेपी तो चाहती थी सरकार बनाना वहाँ पर, जब महबूबा से समर्थन वापस लिया है तो बीजेपी तो लोन के साथ सरकार बनवा रही थी, सज्जाद लोन को आगे करके कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस टूट जाए और एनसी टूट जाए और हम सरकार बना लें। अगर सरकार बन जाती तो कहाँ 370 हटता, विधानसभा कोई विधानसभा सिफारिश नहीं कर सकती थी 370 हटाने की जम्मू कश्मीर की। मैंने सरकार जब नहीं बनी और विधानसभा भंग करने का सिफारिश की और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल शासन लगा, तब चूंकि सारी पावर विधानसभा के राज्यपाल में आती है, तब 370 हटाने की सिफारिश हुई और तब रास्ता साफ हुआ 370 का। उनका विल तो थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका विल तो प्राइम मिनिस्टर की थी, होम मिनिस्टर की विल थी 370 हटाने की, लेकिन रास्ता मैंने बनाया उसका, ये वो दावा करते थे। अच्छा, अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था, ये बीजेपी के साथ आकर इन तलखियां क्यों बढ़ गई आखिर में आते आते? हाँ, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जबकि जब उनको राज्यपाल बनाया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े भरोसे में बनाया था और फिर बिहार के बाद सीधे बिहार जम्मू कश्मीर का दायित्व का प्रभार दिया उनको कुछ समय के लिए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का जहाँ राष्ट्रपति शासन था वहाँ का राज्यपाल बनाया, राष्ट्रपति शासन बाद में लगा। असल में क्या हुआ कि कुछ मामलों में वो बड़े सिद्धांतवादी थे, जैसे आर्थिक रूप से बहुत ईमानदार थे, कोई उनके ऊपर आज केंद्रीय मंत्री भी रहे, कोई आरोप नहीं लगा किसी तरह का, और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और पॉलिटिक्स में लंबे समय तक रहे। उन्होंने कोई इस तरह का आरोप मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने किसी का पैसे लेके कोई काम करा दिया हो, ये करा, जबकि उनके बहुत से संबंध थे तमाम मंत्रियों से, नेताओं से, तभी तो इस तरह का मैंने सुना नहीं कभी। और आप देखिए दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में वो रहते रहे, और वो भी फ्लैट उन्होंने खरीदा था, शायद एक बार बताया था कि गाँव में उनकी खेती वेती जो थी उसका कुछ हिस्सा बेच के, क्योंकि अच्छे किसान परिवार के थे। बीजेपी से क्यों बिगड़ी? दरअसल बीजेपी से नहीं बिगड़ी, बिगड़ी उनकी सरकार से। और बिगड़ाव शुरू हुआ तब जो, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा इस बात उनसे, मैंने कहा कि आप कहा आप अच्छा खासा, आप चलिए, आप मतलब सब विचारधारा आपकी अलग थी लेकिन फिर भी आप बीजेपी में आ गए, जब आ गए तो आप उनसे क्यों? तो एक तो उनका कहना था कि मैं किसानों के लिए बहुत सोच के आया था लेकिन उस तरह मुझे सफलता नहीं मिली करने में, कुछ माइंडसेट इस पार्टी में टॉप लेवल पे एंटी फार्मर है, एक तो वो बात थी। लेकिन जब
जम्मू कश्मीर में जो 2 मामले आए ना, एक वो हाइड्रो प्रोजेक्ट का था और एक इंश्योरेंस वाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको जो है रिश्वत देने की पेशकश की गई उनसे। तो उनका कहना था, जो उनका कहना था, उनका कहना था मैंने इसकी सारी जानकारी ऊपर दी और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और हमसे कहा गया आप चुप रहिए। तो मुझे मेरा मोह भंग हुआ कि भाई ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग इतना नारा देते हैं, इतनी बात करते हैं और हमसे कह रहे चुप रहिए। इनको तो मतलब जिनका मन उन्होंने नाम लिया था, बोले मैं सोचा था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मुझसे कह दिया गया चुप रहिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि ये ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ कि वो जम्मू कश्मीर को जब स्टेट हुड ख़त्म हुआ उसका और यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो जाहिर है उनको वहाँ रहने नहीं, वो राज्यपाल थे। तो उनको था कि चूंकि उन्होंने 370 जैसा हटाने का रास्ता साफ करने में बड़ी मदद की है और उनको अब शायद कोई बड़ा स्टेट ही मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के राज्यपाल रहे, उड़ीसा का प्रभार रहा, जम्मू कश्मीर गए तो बड़ा, लेकिन उनको गोवा भेज दिया गया जो एक छोटा सा राज्य है। तो उनके मन में कहीं था कि शायद उनको सजा दी गई जो उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया था, ये उनको सोचते थे। वो उनको लगता था कि शायद जो उन्होंने जो करप्शन वाली बात ऊपर कही बताई तो शायद उनको उससे छोटे राज्य में भेजा गया। तो वहाँ से उनका मन और थोड़ा वो विचलित हुआ। फिर वो 2-3 बार वो जम्मू कश्मीर को लेकर के और खासकर कुछ चीज़ों को लेकर कुछ बयान दिए जो सरकार को ठीक नहीं लगे। फिर जब किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, अब चूंकि किसानों आंदोलन नेतृत्व तो कौन कर रहा था, मोस्टली हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान कर रहे थे और उनमें ज़्यादा तो बिरादरी थी वो जाट थे। और किसान राजनीति को लेकर के शुरू से बहुत सेंसिटिव थे, किसानों के मुद्दे पर बहुत से हमेशा सेंसिटिव रहे। वो महेंद्र सिंह टिकैत के धरने का भी समर्थन करने चले जाते थे, जबकि महेंद्र सिंह टिकैत को लेकर उनके बड़े रिजर्वेशंस थे। वो कहते थे कि ये जो है किसान आंदोलन को भटका देंगे और इनको जो है राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन फिर भी समर्थन करते थे। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने जब किसान आंदोलन को लेकर उनका कहना था कि फिर मैंने प्रधानमंत्री से बात की, गृह मंत्री से बात की, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिला सही। वहाँ से उनका मुँह भंगा और फिर बयान देना शुरू कर दिया पब्लिक की। इतनी तलखियां कि पुलवामा जैसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आता हाँ है। तो पहले तो उन्होंने किसानों को लेकर बयान देना शुरू किया, पहले तो उसको देखने शुरू किया, वो जो दोनों प्रोजेक्ट थे उस पर उन्होंने बयान दिया कि मुझे पेशकश की गई भ्रष्टाचार रिश्वत देने की और मैंने मना किया और ये किया। फिर उन्होंने किसानों पर बयान देना शुरू किया और उसके बाद 2024 के चुनाव से 1-1.5 साल पहले उन्होंने पुलवामा पर बोलना शुरू कर दिया कि पुलवामा के टाइम मैंने जहाज मांगे गए थे और ये हुआ। वो अपना उन्होंने एक तरह से पुलवामा की सिक्योरिटी लैप्सेस और इसको लेके उन्होंने काफ़ी बयान दिए, जो जिससे सरकार को बहुत असहज किया, बहुत ज़्यादा असहज किया। ये अलग बात है कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की उनके खिलाफ, उनका इस्तीफा नहीं मांगा और उनका टेन्योर पूरा होने दिया। और पूरा टेन्योर होने के बाद वो जब रिटायर होके आए तो उनको लगता था कि भाई जो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहा हूँ, 3-4 राज्यों का राज्यपाल रहा हूँ, तो उनको कम से कम यहाँ पर दिल्ली में अगर घर ना भी मिले तो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक हो। चूँकि जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने में वो इंस्ट्रूमेंटल थे, तो उनको लग रहा था कि आतंकवादियों का खतरा उनके ऊपर भी है, लेकिन उनको सुरक्षा वगैरह दी नहीं गई। और वो दिल्ली पुलिस का एक सिपाही रहता था वो इनके पास जो है, तो वो इसको लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कि बिगड़ गई बात, तो बिगड़ गई। फिर धीरे धीरे एकदम ही खुल के सरकार के खिलाफ आ गए थे, फिर राहुल गांधी से मिले, उनसे मिले, फिर सारी चीज़ें जो है सामने है, तो बात फिर बिगड़ गई थी। वो ऐसे ही बिगड़ना शुरू हुआ। तो और उसके बाद फिर सीबीआई का केस उनके ऊपर कर दिया गया। विजिबल ब्लोअर से उनके खिलाफ सीबीआई का केस हो जाना, ये टर्न कैसे आया? ये तो सवाल तो उन्होंने ही उठाया था। हाँ तो ये तो खुद पूछते थे, ये तो वो भी यही पूछते थे कि मैंने तो सवाल उठाया है, मैंने तो भ्रष्टाचार को उजागर किया है, मेरे खिलाफ कैसे केस हो रहा है? और सीबीआई ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं कुछ मिले उनके खिलाफ, मिला कुछ नहीं। चार्जशीट जरूर सीबीआई ने दाखिल की और ऐसे वक्त दाखिल की गई चार्जशीट जब वो अस्पताल बीमार पड़े हुए थे, और चार्जशीट में उनका नाम हमसे दिया, लेकिन अब तो खैर वो चले ही गए। कोशिश मतलब सीबीआई की तरफ से हुई और उसको लेके वो बहुत वो भी थे, छापे आपे भी पड़े उनके तमाम जाने वाले लोगों के यहाँ, सब जगह जो उनके जुड़े हुए लोग थे। लेकिन तो वो ये बात बस बिगड़ गई, वही उनका। और अगर ये बात नहीं बिगड़ती तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिश्ते थे उनके प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ, अगर ये बात नहीं बिगड़ती तो शायद वो धनखड़ जी की जगह वो उपराष्ट्रपति होते। मतलब जिस तरह का विश्वास था उनको, धनखड़ जी तो एक ही राज्य के राज्यपाल थे,
वो तो 3-3 राज्यों के भाई, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा का प्रभार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गोवा, फिर मेघालय। तो उस दौर में बड़ा भरोसा उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अमित शाह जी ने किया, और दोनों की तीनों मतलब अच्छी उनकी ट्यूनिंग थी। लेकिन बात बिगड़ गई तो बिगड़ गई। अब जाहिर है, यानी कुछ गलतियां रही, लेकिन ये आकलन की गलतियां भी रही, कुछ आकलन की रही, और साथ ही लेकिन एक बेहतरीन राजनेता के तौर पर अपने पूरे जीवन को उन्होंने जिया। उनके कुछ फैसले जो हैं वो उनके लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से काफ़ी बेहतर रहे, और जिस तरीके का उनका पूरा व्यक्तित्व रहा उसमें ये कहा जाएगा कि एक दिग्गज राजनेता एक ऐसा शून्य जरूर छोड़कर जाएंगे, बेहतर इंसान, और एक ऐसा शून्य छोड़कर वो गए जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकेगा। विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए चर्चा में, और साथ ही साथ हर कोई याद करेगा एक ऐसी शख्सियत को जो अपने फैसलों के लिए जाने गए, जो अपनी बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति के लिए जाने गए, जो किसानों के लिए जाने गए, और जिन्होंने कभी भी अपने उन फैसलों के लिए किसी से समझौता जो है वो नहीं किया। धन्यवाद।